नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं मीडिया की चौपाल। जी हाँ, मीडिया की चौपाल में हम जानते हैं हमारे शहर के प्रतिष्ठित पत्रकारों के नज़रिए को, समझते हैं उनके विचार को। बात होती है आप सबसे जुड़े हुए मुद्दे की। जी हाँ, आज हमारे बीच में मौजूद हैं नवभारत के ब्यूरो चीफ दीप शर्मा जी, पत्रिका के ब्यूरो चीफ अब्दुल रज्जाक रिजवी जी और न्यूज़ 18 के ब्यूरो अभिषेक पांडे जी। आज का हमारा विषय है भूपेश सरकार के 4 साल बेमिसाल या बदहाल। भारतीय जनता पार्टी जहां इन्हें फ्लॉप शो करार दे रही, वही कांग्रेसियों के द्वारा जगह जगह गौरव दिवस मनाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात की शुरुआत हम करते हैं हमारे बीच में मौजूद अब्दुल रज्जाक रिजवी जी से। अब्दुल रज्जाक रिजवी जी, क्या मानते हैं भूपेश सरकार के 4 साल को? मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के रूप में जब 17 दिसंबर 1918 में शपथ लिए उन्होंने, और शपथ लेने के तत्काल बाद उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की बैठक ली, और मंत्रिमंडल की बैठक लेने के तत्काल बाद उन्होंने इस प्रदेश के 25 लाख किसानों के करीब 9,500 करोड़ रुपया उन्होंने माफ़ कर दिया। उनके कर्ज माफी की जो घोषणा की, इस पर अमल किया। प्रदेश में नहीं, पूरे देश में हमने पहले बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जिसने एक बहुत बड़ा लाभ किसानों को पहुंचाया। और इस सरकार मतलब भूपेश बघेल जी सत्ता में आने के पहले भी उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार किसानों के लिए काम करेगी, और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए गए इस वादे को पूरा किया। और इसके अलावा पिछले 4 साल में अगर हम देखते हैं, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता को जगाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के उन आम नागरिकों की उन्होंने चिंता की है जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो कुचले हैं, उनको सम्मान दिलाने का भी उन्होंने काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो मैं जो समझता हूँ, छत्तीसगढ़ को लेकर के जो नज़रिया था 15 साल पहले, जिस तरीके से भाजपा के शासनकाल में भ्रष्टाचार और जिस तरीके से नक्सलवाद और दूसरी जो घटनाएं होती थी, उस पर उन्होंने 4 सालों पर बहुत रोक लगाया। और डेफिनेटली 4 साल में यह सरकार, ये जो 4 साल उपलब्धियों से भरा है उनका, उसमें उन्होंने गौठान बना करके जो एक गांव में जो चलता है जानवरों का, उस पर उन्होंने रोक लगाई। और पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में छत्तीसगढ़ की एक पहचान बनी। यह भी एक उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके अलावा बहुत सारी और उन्होंने विकास कार्यों को भी कराया। अभिषेक पांडे जी, जैसा कि रज्जाक रिजवी जी कहना है कि कर्ज माफ़ी की घोषणाओं को उन्होंने तुरंत पूरा कर दिया, लेकिन बाकी जो दीगर घोषणाएं हैं, चाहे वो युवाओं के बेरोजगारों को भत्ता देने का मामला हो, चाहे विधवाओं को पेंशन देने का मामला हो, चाहे चीट फंड कंपनियों से पैसा वापस लेने का मामला हो, और ऐसी कई घोषणाएं हैं, उसमें कहाँ तक आप सफल पाते हैं? उनकी जो सबसे प्रभावशाली घोषणा थी, गंगा जल हाथ में लेकर कहा गया था कि शराबबंदी होगी प्रदेश में। और पिछले 15 साल में भाजपा शासन में जो लगातार गांव-गांव में शराब का विरोध, और उसके नाम से जो जनप्रतिनिधि रहे, विधायक रहे या जिला पंचायत जनपद के सदस्य रहे, उन्हें जवाब देने में मुश्किल होती थी। और इसी जनभावना को देखते हुए कांग्रेस ने शायद उस घोषणा को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। वहाँ वो पूरे नहीं कर पाए उस घोषणा को, अभी भी शराब बिक रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बात स्पष्ट है कि शराबबंदी की घोषणा पर वो अपने वादे से पीछे हट चुकी। अब तो वो इनकार भी कर रहे हैं कि हमारी वो बात नहीं थी, हमने वैसा कहा था। लेकिन उनकी जो स्कूल उन्होंने खोला, आत्मानंद स्कूल, ये काफ़ी ज़्यादा असरकार रही जनता के बीच। सही। और ये वाकई बहुत अच्छा कदम मैं मानता हूँ। बाकी की घोषणाओं पर तो किसानों को जो 2500 दिया जा रहा है, उसमें बीजेपी कहती है कि 1900 तो हम केंद्र से भेज रहे हैं। तो बाकी चीज़ों में विवाद हो सकता है और श्रेय लेने की होड़ मच सकती है, लेकिन स्कूल जो उन्होंने खोला है, आत्मानंद स्कूल, ये वाकई बहुत अच्छा कदम है। सरकारी स्कूलों का अगर इसी तरह से कायाकल्प हो जाए तो अगले 10, 20, 25 साल में जो छत्तीसगढ़ से पढ़ा लिखा लड़का, बच्चा, बच्ची रहेगी, वो एक अलग एजुकेशन, अलग क्वालिफिकेशन लेवल पे रहेगा। जो समझ लें कि केरल जैसे स्टेट के बच्चे जहाँ पढ़ के निकलते हैं, या महाराष्ट्र में भी काफ़ी अच्छा एजुकेशन है। तो ये उन्होंने जो किया है, मैं मानता हूँ इसमें खुलकर तारीफ़ की जानी चाहिए भूपेश बघेल की। लेकिन बाकी की सारी घोषणाएं हैं, हम लोग आज ही जनदर्शन में शिकायतें जो आती रहती हैं, वहाँ से एक पैमाना मिलता है, एक आंकड़ा, एक संकेत मिलता है कि पेंशन की भी शिकायतें हैं, युवाओं को रोज़गार की भी शिकायतें। रोज़गार दफ्तर में जब
लाइन लगी थी, तो वो भी एक खबर बनी थी, वो भी एक खबर बनी थी। कितनी लंबी लाइन, और सीढ़ियों में लोग खड़े थे पूरे, दूसरे माले में दफ्तर है, नीचे तक लाइन लगी हुई थी। तो वो दिखता है कि रोज़गार की दिक्कत है, रोज़गार भत्ते की दिक्कत है। रेत धमतरी से अगर बात की जाए तो रेत का मुद्दा भी यहाँ पर जोड़ना ज़रूरी है। जो खदानें पहले स्थानीय लोग भी वैध अवैध जैसे भी चलाते थे, लेकिन वो स्थानीय लोग हुआ करते थे। अब आप देखेंगे जो पहले शराब ठेकेदार हुआ करते थे दूसरे राज्यों के, वही अब यहाँ पर रेत के ठेकेदार बन चुके हैं। तो इस तरह से जो 36 सरकार को तो कमाई मिल रही है, उनका जो राजस्व है वो बढ़ रहा है, लेकिन उस जरिए से पंचायत को, स्थानीय लोगों को काम रोजगार जो मिलता था वो कहीं ना कहीं छूट गया है। तो इसका जो नतीजा है, असर है, जो सोच विचार है, लोगों की जो धारणा बनेगी उन पंचायतों में जहाँ पर खदान है, वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जाएगी। जी शर्मा जी, सरकार के इस 4 साल का जो रिपोर्ट कार्ड दिख रहा है, उसमें आप क्या मानते हैं कि इनको गौरव दिवस मनाने का हक है या सिर्फ एक तमाशा है? देखिए, कहीं ना कहीं जैसे रजाक भाई जी ने, अभिषेक भाई जी ने कहा, मैं काफ़ी हद तक तो इन लोगों के जो बातें हैं उसे सहमत हूँ, लेकिन मैं कुछ दूसरा चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आजकल राजनीति में और जो सत्ता में बैठे हुए मठाधीश लोग हैं, जी जी, एक नई फार्मूला ये आ गई है रजाक भाई कि इवेंट की जो पॉलिटिकल वो होने लगी, राजनीति होने लगी है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। आपने जैसे कहा, ठीक है कि भूपेश बघेल जी ने शपथ ग्रहण करने के बाद से ही उन्होंने जो काम किया है, लेकिन सारे के सारे केवल इवेंट ही नज़र आए मेरे को। मतलब शपथ ग्रहण करने के बाद हम अगले बार सत्ता में कैसे आएँ, इसकी तैयारी उन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद से ही शुरू कर दी। राइट, ठीक है ना, तो मैं इसको इवेंट मानता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वही चीज़ें हो रही हैं कि केवल इवेंट का काम हो रहा है, विकास कार्य बिल्कुल दरकिनार है ना। स्टेट में आप देखिएगा, ना पीडब्ल्यूडी के पास फंड है, ना आरजीएस में फंड है, ना नगर निगम में फंड है, ना प्रधानमंत्री रोजगार सड़क योजना के उसमें फंड है। तो आखिर विकास कार्य तो कहीं कहीं अवरुद्ध हुए हैं जी। और आपको या हमको इवेंट देखने को जरूर मिलता है कि किसानों को एक साथ अलग अलग किस्तों में पैसा मिल रहा है। गोबर खरीदी की जा रही, गोबर खरीदी नो डाउट की मैं बहुत अच्छा योजना मानता हूँ कि ये हमारे, आपने जैसे कहा, अस्मिता या स्वाभिमान से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छी चीज़, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उसमें भी इवेंट नज़र आता है। तो विकास काम को अपन देखें तो वो कोई बहुत ज़्यादा उस स्केल पे नज़र नहीं आता हमको, जिस स्केल पे नज़र आना चाहिए था इन 4 सालों में। और कुल मिला के केवल इवेंट हो रहा है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। और भाजपा के लोग भी, चाहे जैसे अभिषेक जी ने कहा, रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, भाजपा के लोग स्टेट में इसलिए नहीं उठाते कि उनको कहीं उनको डर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की घेरे में आएगी या कांग्रेस जो उनके खिलाफ बात करना शुरू कर देगी। तो ये आपस में जुड़ा कुश्ती भी चल रहा है कि आप हमको सेव करो, हम आपको सेव करते हैं। और जैसे भ्रष्टाचार की बात कही तो हो सकता है भ्रष्टाचार ठीक है कि कम हुआ होगा, लेकिन एकदम से ख़त्म हुआ ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि अभी जैसे ईडी का जो भी कार्रवाई चल रही है, जो जितने भी शिकंजे में आए, अभी तो और भी खुलासा हो सकता है। तो भ्रष्टाचार तो हुआ है, ये अलग बात है कि तुलना में अपन काम करें तो कि कम हुआ है, लेकिन एकदम से कंट्रोल हो गया या कम हो गया, ये मैं नहीं मानता। बिल्कुल जीरो भ्रष्टाचार तो पे यकीन कीने से अगर हकीकत चेक करना है, सरकार की स्थिति क्या है, तो किसानों को नो डाउट दिया जा रहा है 2500 रुपये, उनको खाते में पैसा जा रहा है, लेकिन सरकार के जो दूसरे खर्चे हैं, स्थापना वाइज जिसे कहें हम, कि प्रशासन शासन को चलाने के लिए जो खर्चा लगता है, किसी पेट्रोल पंप वाले से आपका निजी संबंध हो तो पूछेगा कि किस किस विभाग का कितना उधारी बाकी है। नहीं, जैसे आपने कहा अभिषेक जी कि नो डाउट कि स्वामी आत्मानंद स्कूल एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं ही मानता हूँ कि ये वास्तव में कि हमारे प्रदेश के जो भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत कारगर होगा। लेकिन साथ में जैसे आपने एक चीज़ और जोड़ी, एजुकेशन विभाग का अगर स्थापना व्यय आप निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने पैसे फालतू हमारे खर्च हो रहे हैं। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल जो हमारे से पहले से हैं, अगर उनको अपन ठीक से डेवलप करते हैं, शायद हो सकता है कि ये स्थितियाँ नहीं आती। जैसे दिल्ली के तर्ज पर, हाँ, दिल्ली के तर्ज पे, क्योंकि स्वामी आत्मानंद स्कूल चल रहा है, ठीक है, संचालित हो रही, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो स्थापना हुआ है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रजाक भाई, एक सवाल, पिछली सरकार भी रेत के मामले को लेकर सवालों के घेरे में रही, और 4 साल में भूपेश सरकार भी, कम से कम धमतरी जिले में तो खासा चर्चा का विषय रहा रेत का मामला। आप क्या मानते हैं, इस रेत के मामले के कारण
जैसे भाजपा को उसका परिणाम भुगतना पड़ा था, ऐसे क्या कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा धमतरी जिले में? देखो, सत्ता परिवर्तन जरूर होती है, चेहरे भी बदल जाते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि सिस्टम नहीं बदलता। 15 साल रमन सिंह के शासनकाल में उनको चाउर वाला बाबा से लेके फिर रेत वाला बाबा कहने लगे, है ना। और आज की तारीख में कांग्रेस सत्ता में है तो ये एक सिस्टम का अंग बन गया। चाहे किसी की भी सरकार बने, रेत का हो, शराब का कारोबार हो, तो इसी गति से चलते रहेगा। और रेत के मामले में तो मेरा ये एक नज़रिया और ये है कि सरकार इसका, है ना, या तो शासकीकरण कर दे, तब ये काम रुकेगा। और जब तक अगर आप ठेके में किसी को देते रहेंगे या लाटरी सिस्टम से अगर आप किसी को देते रहेंगे तो ये रुकना नहीं है। और रेत पर तो आप किसी का वो नहीं कर सकते। बहुत सही कहा रजाक भाई ने। उससे एक बात जोड़ना चाहूँगा कि वास्तव में सत्ता बदलते हैं, व्यवस्था वैसी की वैसी रहती है, चेहरे बदलते हैं, चरित्र वैसी के वैसी रहते हैं। हम दोनों जगह अपन वही देखने को मिल रहे हैं हमको, चाहे दिल्ली में हो चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर में हो। ये चेहरे बदले हैं लेकिन चरित्र नहीं बदला है। हाँ। सत्ता बदली लेकिन व्यवस्था नहीं बदला। नहीं दीप भैया, अगर धमतरी से रेत निकल रही है और महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों तक जा रही है ट्रक में भर भर के, तो सरकार को चाहिए कि ऐसा सिस्टम बनाए कि जो स्थानीय लोग हैं उनको घर बनाना है, एक छोटे सा 500-700 फीट का घर बनाना है, वो उस रेत को खरीदने के लिए सोचता है 10 बार, क्योंकि वो रेत इसलिए महंगी है क्योंकि उसकी डिमांड महाराष्ट्र में ज़्यादा है और उन लोग मुँह मांगी कीमत देते हैं। ठीक बोल रहा हूँ। और यहाँ आपको चाहिए तो जो बेच रहा है उसके क्या कीमत पे आपको खरीदना पड़ेगा, उसका कोई रेट तय नहीं है। तो एक रेट कम से कम तय होना चाहिए कि किस रेट पे बिकनी चाहिए। दरअसल में हमको पहले जी इसके सिस्टम को समझना पड़ेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस चीज़ को, रेत के अवैध कारोबार अपन बोलते हैं, इसमें ठेकेदार से लेके प्रशासन से लेके गांव का अंतिम व्यक्ति तक भी शामिल है। जैसे मान लो एक गांव है जहां पर रेत खदान है और वहां से रेत निकलती है, तो सबसे पहले क्या होगा, वो ठेकेदार जो है ना उस गांव वालों को बांधता है। गांव वाले बैठक लेते हैं और बैठक लेने के बाद अपनी डिमांड रखते हैं और डिमांड ये रखेंगे 6 लाख देना, 7 लाख रुपए देना। कई जगह ऐसा होता है कि झोपड़ी पीछे पैसा देते हैं इन लोग करके, है ना। फिर उसके हिसाब से आप फिर जितने निकाल लो। फिर उसके बाद आज एक फाइल को अगर आप सेंक्शन करते हो, ग्रुप में अगर 3 खदानें हैं या 2 खदानें एक है, तो ऊपर स्तर पे कम से कम एक खदान को सेंक्शन करने का 2 लाख रुपए लिया जाता है। पहले भी यही था और ये व्यवस्था आज भी है, आज भी है करके। फिर उसके बाद आपको पीट पास से उन लोग इशू करेंगे, तो पीट पास इशू करने के लिए भी आपको, जैसे मान लो 100 काफ़ी अगर पीट पास की अगर आपको करते हैं तो 1.25 लाख रुपये आपको जमा कराना पड़ेगा करके। लेकिन उस 1.25 लाख के 100 पीट पास के एवज में आप 500 गाड़ियों को निकालते हैं। सब सिस्टम का अंग है, एक पुलिस वाले से लेकर एक माइनिंग वाला इससे अलग नहीं है। तो ये हमारे सिस्टम में आ गया है। आपको मज़ेदार बात बताऊँ रजाक भाई, पिछले दिनों एक घटना हुई गांव में। गांव वाले एक हाईवा को रेत से भरी हुई हाईवा को रोके। मैं एक बात यहाँ पर प्रदीप आपको बोलूँ, आज जो चेहरे हैं जो सड़क की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं पिछले 75 दिनों से हमारी धमतरी में, आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक समय उन्हीं लोगों के हाथ में दर्री की रेत खदान थी, वही रेत खदान परसूरी की उनके पास थी, बोरसी की रेत खदान वो चलाते थे, है ना। आज चेहरे बदल गए हैं, तो चेहरे बदल गए हैं, तो वो जो पहले करते थे वो काम ये कर रहे हैं। वही लोग पहले भी सड़क की मांग को लेकर के प्रदर्शन करते थे। आज जब इनको मौका मिला था, ये बस सिर्फ चेहरे बदले साहब, सिस्टम नहीं बदला है। तो मैं जो आपको बता था रजाक भाई कि खनिज विभाग वाले को बुलवाए गाँव वाले कि भाई ये बगैर पीट पास का हाईवा ये जो गुजर रहे हैं उसको आप कार्रवाई करो। खनिज विभाग वाले आए, उसको देखे पीट पास नहीं है, उसको डांट लगाए कि यार बगैर पीट पास से तुम गाड़ी ले जा रहे हो, पहले जाओ पीट पास लेके आओ, फिर मैं तुमको गाड़ी को मैं जाने दूंगा। गांव वाले संतुष्ट की, वास्तव में खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। अरे भाई उसके पास पीट पास नहीं, मतलब वैसा ही अवैध हो गया, आपको तो तत्काल जब्त करना चाहिए। ये उसको समय देने के या मौका देने का क्या मतलब है? ये इस तरह की कार्रवाई हो रही है धमतरी के अंदर में। जैसे मुरुम खदान के लिए आपको बता रहा हूँ, हाईवे में लगी हुई है, केवल सरकारी जरूरत के लिए करके वो यहाँ जा रहे हैं, अपना बाईपास बन रहा है। लेकिन तमाम हाईवा केवल पर्सनल साइड में मुरुम डाल रही जाके, और प्रशासन भी उसको इसलिए नहीं रोक रही क्योंकि प्रशासन के लिए लगी गाड़ी वो। ये इतनी विसंगति, इतनी विडम्बना है अपने इस जिले में। जैसे भाई साहब ने बोला शराबबंदी के मामले में करके, और उनके घोषणा पत्र में ये बात भी है कि हम सत्ता में आएंगे करके शराबबंदी करेंगे। और जहाँ तक गंगा जल की कसम खाने वाली तो वो इनकार करते हैं। इसी भूपेश बघेल सरकार का एक मंत्री ये कहता है कि प्रदेश में तो शराबबंदी हो ही नहीं सकती। आज एक जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, मैं बताना चाहूँगा अभिषेक जी, 39.6% लोग, सर्वाधिक पूरे देश में शराब पीने वालों की संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में है।
और टोटल जिस वर्ग की जो शराब पीने वाला वर्ग है उनकी संख्या हमारे यहाँ 52% है। और 52% में आप ये मान के चलिए कम से कम 80 से लेकर 85% लोग पीते हैं। तो वोटों के राजनीतिक से अगर एतबार से अगर हम देखेंगे तो सरकार चाह कर के इसको प्रतिबंध नहीं लगा सकती। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ कदम उठाने के लिए इस किस्म की क्रांतिकारी परिवर्तन कदम उठाना पड़ता है ना, तो उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। और भूपेश सरकार के अंदर मेरे को दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव लग रहा है शराबबंदी के मुद्दे पे। एक सवाल मेरा ये था कि इन 4 सालों में 5 उपचुनाव हुए, 5 में कांग्रेस ने सफलता हासिल की, तो एक सरकार के कार्यों के प्रति जनता की सहमति है या विपक्ष की विफलता? क्या देखो, उपचुनाव के मामले में मेरा नज़रिया ये है कि विपक्ष और सरकार चुनाव लड़ती है, इसमें व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। जैसे अभी भानु प्रतापपुर का चुनाव लड़ा तो पूरी सरकार वहाँ पर मौजूद थी और पूरा विपक्ष वहाँ पर मौजूद था। और जब विपक्ष और सरकार के बीच में चुनाव होता है ना, तो आज के मतदाता इस मामले में तो थोड़ा जागरूक है, वो सरकार के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि अगर हम किसी को विपक्षी को अगर जिता देते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा करके। आज मतदाता भी फ़ायदा नफ़ा को देख करके अपने प्रत्याशी चयन करने लगा है। बिल्कुल सही है। आप क्या मानते हैं अभिषेक? मैं सहमत हूँ रज्जाक भैया से कि जनता अब वो जनता नहीं रही एक दशक पुरानी। आप ये मान के चलिए कि 2016 जब से फ्री इंटरनेट मिलने लगा है लोगों को, तो उसी पैमाने पे जागरूकता भी बढ़ी है, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि आदमी को जो भी डाटा चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इतिहास की कोई चीज़ चाहिए, किसी का बयान सुनना है, वो आपको मोबाइल खोलते ही तुरंत मिल जाने लगा है। तो 2016 में जब से फ्री इंटरनेट जैसा बाज़ार में, टेलीकॉम बाज़ार में सुविधाएं आने लगी, तब से लोगों के जागरूकता स्तर में, समझ के स्तर में और जानकारी के स्तर में फ़र्क आया। और इसका सीधा असर उनके सोच समझ पर पड़ा है और उनके आकलन करने के तरीके पर पड़ा है। और 2018 के चुनाव में उसी का रिजल्ट देखने को मिला है। 2019 के चुनाव में भी सेंट्रल लोकसभा चुनाव में जो इतना बम्पर बहुमत एनडीए को और बीजेपी को मिला है, उस फ्री इंटरनेट का बहुत बड़ा हाथ है जिसकी शायद चर्चा होती नहीं है। आज लोग आसानी से कुछ भी, राजनीतिक रहे, आर्थिक रहे, शैक्षिक रहे, वैज्ञानिक रहे, कोई भी डाटा हो वो मिल जाता है। तो इससे पहले इसका जो जरिया हुआ करता तो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल हुआ करते थे। तो अब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी चैनल्स की विश्वसनीयता जो है उसको चैलेंज किया सोशल मीडिया ने कि फैक्ट्स कुछ और आते हैं, दिखता कुछ और है। प्रिंट मीडिया की भले विश्वसनीयता बढ़ी हो, लेकिन टीवी चैनल्स की विश्वसनीयता घटी है और लोगों का जो भरोसा है वो सोशल मीडिया के आए समाचारों में, यूट्यूब चैनलों पर ज़्यादा बढ़ा है। तो उसका असर सीधा सीधा दिख रहा है। और यही वजह है कि जो चुनाव होंगे, अब अगले जो चुनाव होंगे, उसमें जो डाटा पब्लिक तक भेजा जाएगा, चाहे वो विज्ञापन के तौर पर हो या समाचार के तौर पर हो या और किसी तौर पर हो, कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा। तो जनता को जो सही फैक्ट्स मिल रहे हैं वो 6 जगह से उसको टैली भी कर लेता है, कंपेयर करके क्या सही है क्या नहीं है। तो उसका असर उसके समझ पे और उसके डिसीजन पर पड़ना तय है। जनता ज़्यादा जागरूक हो गई, अब नेता या अधिकारी उनको सीधे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये तो बहुत सपाट सी बात हो गई अभिषेक जी, और जो सच्चाई के बहुत करीब भी है। जैसे रज्जाक भाई ने भी कहा, मैं भी सहमत हूँ कि आपने भी कहा कि लोग जागरूक हो चुके हैं और सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। साल भर बाद चुनाव है विधानसभा का, तो भाजपा वाले भानु प्रतापपुर के मतदाताओं को ये भरोसा दिलाने में नाकामयाब रहे कि 1 साल बाद हमारी सत्ता की वापसी हो सकती है। ये तथ्य भी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है उसमें? ना। इसको आप मानते कि नहीं मानते? है ना। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा की कमजोरीपन माने कि उन्होंने मतदाताओं को या उनके जो नेता हैं उनके मतदाताओं को ये भरोसा दिलाने में नाकामयाब रहे कि हमारी सत्ता में वापसी हो सकती है। अगर ये विश्वास दिला देते तो शायद हो सकता है कि वहाँ की जनता या वहाँ के मतदाता भाजपा के साथ हो जाते। तो इसमें ये तथ्य भी तो छिपा हुआ है कि कहीं ना कहीं भाजपा की नाकामी है उसमें। भाजपा ने, मेरा मानना है भाजपा जो है ना, चुनाव परिणाम जो हुए 2018 में आया है और ये 45 से 50 से ये 15 सीटों में सिमट के रह गए। तो 15 सीटों में सिमटने के बाद क्या है, इनका मॉरल बहुत डाउन हुआ, उसके सदमे से उभर, है ना, मॉरल, और उससे उभर नहीं पाए। और उसके बाद देखें हम, ये 2 साल तो कोरोना लग गया और कोरोना के समय में सब राजनीतिक गतिविधियाँ बिल्कुल सुनी रही। अब उसके बाद अपन ये देखें कि 2022 से ही थोड़ी राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हुई है ना, सही तरीके से 2022 से ही राजनीतिक गतिविधियाँ तेज रही। आप ये बता दो कि 2 साल में 2018 के चुनाव होने के बाद
18 से लेकर 20 तक में भाजपा की क्या विशेष हो रही है। जन आंदोलन उन्होंने खड़े किया, किसी मुद्दे पर वो जनता के बीच में गए, कहीं पर भी नहीं गए, कहीं पर भी नहीं गए, जमीन से गायब है। वो तो मातम मनाते रहे कि ये हमारे साथ क्या हो गया करके। और के बाद अचानक और आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो भाजपा सत्ता से क्यों बाहर हुई। वही चेहरे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा भाजपा को नुकसान पहुंचाया। वो चेहरे को आप और हम सब जानते हैं। आज भी वो चेहरे हावी हैं। हाँ, आज भी वो चेहरे हावी हैं। अच्छा, उनको ये बात पता भी है। हाँ, उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करो किसी भाजपा नेता से ना, तो खुलकर एक्सेप्ट करते कि हम नहीं कर पाए जो कर सकते थे। हाँ, चुनाव में भी उनकी उम्मीद, मैं सहमत हूँ कि उनको ना जैसे कि कॉन्फिडेंस है कि सेंट्रल में तो बीजेपी रिपीट करेगी। हाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बात को उतनी विश्वसनीय से नहीं कह पाते उन लोग कि हम आएंगे सत्ता में। दोनों चीजें हैं अभिषेक जी। हाँ। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेसी है वो भी मानते हैं कि सेंट्रल में भाजपा की सरकार आएगी। हाँ, ये भी है। और स्टेट के जो भाजपा हैं वो ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी। ये भी है। दोनों एक दूसरे मानसिकता बन चुकी है, लोगों की मानसिकता बन चुकी है। सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो आम जनता के हित की जो बात है ना, चाहे वो भाजपा का शासनकाल हो या कांग्रेस का शासनकाल हो, नौकरशाही पर इन लोगों ने नियंत्रण नहीं किया। समझे अभिषेक जी, नौकरशाही जो है ना, उससे आज भी आम जनता पीड़ित है। भले ये कितनी भी क्रिएटिव योजनाएं बना लें, रचनात्मक काम हम करते हैं बता दें करके, लेकिन जो नौकरशाही पर अंकुश होना, जैसे भूपेश सरकार के ऊपर ही भाजपा के रमन सिंह ने आरोप, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आरोप लगाया और नेताओं ने आरोप लगाया कि कलेक्टर और एसपी की जो नियुक्तियां होती है वो पैसा देके होती है करके। अब इसमें सच्चाई कितनी है तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमने ये जरूर देखा है कि अधिकारी सत्ता के तथाकथित लोगों के ही सारे पे काम किए हैं। आम कार्यकर्ता, कांग्रेस के भी आम कार्यकर्ता हमारे संपर्क में रहते हैं, वो बोलते थे भी हम अधिकारी के पास कोई काम लेके जाते तो हमारा काम नहीं होता, कोई बात नहीं होती। और ये शिकायतें जो है ना भाजपा के कार्यकर्ताओं की भी होती है। सीमित कुछ लोगों को ही राजनीति का लाभ, आज भी कांग्रेस में भी सीमित कुछ लोग ही राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं, और वही स्थिति भाजपा के समय में भी थी। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो है ना वो असंतुष्ट है, उनका काम चाहे प्रशासनिक स्तर पे हो, कहीं पर भी कुछ नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अच्छा, एक विषय हमारा ये है, कांग्रेस सरकार के करीबी लोगों पर आईटी का, ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। इसका प्रभाव आने वाले 2023 के चुनाव में क्या पड़ेगा? या सकारात्मक जाएगा, नकारात्मक जाएगा? क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार उजागर किया जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सेंट्रल जो है वो अपने फोर्सेस का गलत इस्तेमाल कर रही है। तो जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या मानते हैं? सब जानते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, सब जानते हैं कि इस हमाम में सब नंगे हैं करके, है ना। जैसे ईडी के मामले में अगर अपन बात कर रहे हैं, जो कार्रवाई हुई है और जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है वो कांग्रेस विशेष से जुड़े हुए लोग हैं, है ना। और वैसे ही आप मेरे को ये बता दो कि भाजपा के किसी भी नुमाइंदे के खिलाफ कार्रवाई हुई क्या छत्तीसगढ़ में? किसी की भी नहीं हुई। जबकि हम ऐसे लोग जानते हैं जो कल जमीन पे थे, है ना, और आज आसमान में है, करोड़ रुपए की जिनके पास संपत्ति है, और पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि कल वो क्या थे, आज क्या थे, उनके तक ईडी नहीं पहुंचती। ये बात भी जनता काउंट करती है। लेकिन क्या भ्रष्टाचार सत्ता में जब भाजपा थी तो इनके तथाकथित मंत्रियों ने नहीं किया? जनता इसका भी तो सवाल चाहती है ना, जवाब चाहती है। बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ईडी और आईटी जैसे संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है सत्ता के लिए। भी तय है। देखिए, स्मृति ईरानी जी आती नांदगांव में दुर्ग में, वो कहती है कि दिल्ली में सोनिया है और छत्तीसगढ़ में सोनिया है। इससे आपको समझ जाना चाहिए स्पष्ट तौर पे कि आगे कार्रवाई जो है सोनिया के ऊपर होने वाली है। ये तो उन्होंने संकेत दे दिया था। इसके पहले अमित शाह जी आए, रायपुर में रुके, पूरे तथ्य को जुटाए, और उसके 2 महीने बाद ईडी का छापा पड़ गया। ये भी सत्य है, इससे इनकार कर सकते हो क्या इस बात को? भूपेश बघेल जी ने 3 साल पहले ही कह दिया कि जैसे ही चुनाव आएगा ईडी छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर लेगी। हाँ, तो ये बेनकाब जैसी स्थितियाँ तो है कि गलत इस्तेमाल तो हो रहा है कहीं ना कहीं, है ना। उसके पीछे भ्रष्टाचार है नहीं है। और अभी तक दिलचस्प बात यह है कि अभी जैसे छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हुई जिनके ऊपर भी, अभी तक बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ कि कितने करोड़, कितने अरब, कितने की संपत्ति जब्त हुई है, कितने का भ्रष्टाचार हुआ है। अभी तक वो फैक्ट आंकड़ा अभी तक नहीं आया है, ऑथेंटिक जिसको अपन बोल सकते नहीं। तो पूरे देश में जो है ना 6038 लोगों के खिलाफ ईडी ने छापा मारा, और उसमें सिर्फ 38 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया है, और अभी तक करीब 225 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है ना। कोई बहुत बड़ी संपत्तियाँ जब्त नहीं हुई। लेकिन मेरा ये मानना है दीप शर्मा जी कि कांग्रेसी जो है ना बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़े शानदार ढंग से भ्रष्टाचार करते हैं। ये तो शराब के मामले में हो, या रेत के मामले में हो, या कमल विहार कॉलोनी के मामले में हो, या ज़मीन घोटाले के मामले में हो, लेकिन वो जो है ना इस बार भ्रष्टाचार के लिए पकड़े माइंस को। तो ये था आज हमारा मीडिया का चौपाल, जिसमें हमारे प्रतिष्ठित पत्रकारों ने
बेबाकी से, इस मुखरता से, प्रखरता से अपने विचार रखें। इसी प्रकार हम अन्य मुद्दों को लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं मीडिया के चौपाल में इन्हीं पत्रकारों के साथ किसी नए विषय को लेकर। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।